नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्राई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो किस चैप्टर से और किस बुक से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस चैप्टर को हम आज लोग रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे, और उससे जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और जिस चैप्टर से पूछा हुआ था उसको मैं यहाँ पर मार्क कर दिया हूँ। जैसे आप लोग क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है। ये बीपीएससी ट्राई 3.0 में ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एनसीईआरटी बुक से पूछा हुआ था। और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चैप्टर है लामबंदी और संगठन, उससे यहाँ पर देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फेडकोर संगठन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से, एक ही चैप्टर से 3-4 प्रश्न पूछा हुआ था, तो वो चैप्टर आज हम लोग रीडिंग करेंगे और उसका सारा निचोड़ भी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, मतलब आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज़ इस वीडियो में कराने वाला हूं, वो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बीपीएससी ट्राई 3.0 में ही पूछा था। ये शायद 6 to 8 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, एकीकृत न्यायपालिका की बात कर रहा है। तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि एकल न्यायपालिका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया था कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उनका जो पावर है वो अलग अलग डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग संघवाद जो भारत एक कैसा देश है, तो संघीय देश है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत संघीय देश है, लेकिन इसमें जो न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है। आप देखे होंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कंट्रोल में बहुत सारे स्टेटों में हाई कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा देश का जो राज्य है वहाँ पर नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, उसको नियुक्ति करने के लिए दूसरा किसी का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में है। तो एकल हो गया ना दोस्तों, एकल तो इसी को ना कहा जाता है कि एक आदमी के एक कमांडर होगा, वो कमांडर के हाथ में सारा कंट्रोल होगा। तो एकल न्यायपालिका का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसके ऑप्शन जो है, इसका हम लोग देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी लगा लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि भारत में एक मौलिक विधि द्वारा स्वतंत्र, तो सही बात है। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बात सही है। देखिए ये भी सही है। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया जाता है, नहीं ये उपभाग नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि चुप रहने की स्वतंत्रता, जो बीपीएससी ट्राई 3.0 जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको ये सारा क्वेश्चन मिला होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन था ये कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो बताइए, ये कानूनी अधिकार है कि सामाजिक अधिकार है कि मूल अधिकार है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, आयु उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ये मूल अधिकार। चुप रहने का अधिकार ये मूल अधिकार है। आप लोगों को मालूम है ना कि स्टार्टिंग में जब संविधान हम लोग का बना था तो उस समय मूल अधिकारों के रूप में हम लोग को 7 मूल अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, कितना अधिकार मिला हुआ था, 7 मूल अधिकार मिला हुआ था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ था, 1978 में।
44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उस समय किसकी सरकार थी दोस्तों? मोरारजी देसाई की सरकार। कांग्रेस की सरकार हट गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार जिसको कहा जाता है 1977 में। और 1977 में उनकी सरकार बनी और 78 में संविधान संशोधन हुआ और उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको हटा करके क्या बना दिया गया? मौलिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अगर पूछेगा कि वर्तमान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उसमें से आर्टिकल जो 21 है उसमें बहुत सारे और स्वतंत्रता के भी अधिकार हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पानी पीने का अधिकार जो है ये भी मूल अधिकार है। ठीक है, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार। देखिए ये दोनों जो टर्म है ना, ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। कौन सा? तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों का। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको क्या बना दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये पहले मूल अधिकार के रूप में नहीं था निजता का अधिकार। हुआ ये था दोस्तों कि उस समय की एक घटना हुआ था कि जो जितने भी ये सब, जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो आपके जितने भी डाटा वगैरह हैं मोबाइल में, तो उससे सरकारें उस डाटा को बेच रही है। ठीक है, उस समय एक न्यूज़ आप लोगों को जेहन में आया होगा कि वो सब डाटा क्या हो रहा था कि बहुत सारे कंपनी, जैसे व्हाट्सअप के पास, तो आपके पास व्हाट्सअप अगर चला रहे हैं आप, तो बहुत सारा ये लोग परमिशंस लेते हैं, आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन ले लेते हैं, आपके सारा कुछ का परमिशन, जैसे फ़ोटो का परमिशन ले लेते हैं, तो वो सारा चीज़ उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो उस डाटा को ये लोग एकत्रित करके और किसी न किसी एजेंसी को ये लोग बेचते हैं डाटा को। तो वही सब चीज़ निजता के अंदर आता है। वो कंपनियां जो हैं वो हमारे डाटा को सुरक्षित रखना होगा, उसको कहीं बेचना नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब हमारी प्राइवेसी है। उससे हमारे, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो आप फेसबुक में हो सकता है आप प्रधानमंत्री जी को लाइक करते होंगे, राहुल गांधी को डिसलाइक करते होंगे। कोई ऐसा है जो राहुल गांधी को लाइक करता होगा, प्रधानमंत्री जी को डिसलाइक करता होगा। उससे, उस डाटा से ये लोग क्या कर लेते हैं कि पता लगा लेते हैं कि ये किनका वोटर है, ये प्रधानमंत्री जी का सपोर्टर है या राहुल गांधी का सपोर्टर है। तो आपकी प्राइवेसी तो लीक हो गई ना दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें, मतलब मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तभी आप समझ जाइएगा, तो कभी भूलिएगा नहीं। ये निजता का अधिकार जो है, इसीलिए 2017 में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, तो मूल अधिकार बना दिया। ठीक है, और सूचना का भी अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया है। 2005 से सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी अधिकारी को कोई लेटर वहाँ पे आप फॉर्म ही सबमिट कर दिए, मान लीजिए, तो फॉर्म सबमिट किए, आपका फॉर्म किस स्थिति में है, कहाँ पर पहुँचा है, उसका क्या प्रोग्रेस है, तो वो आप उसका सूचना जानने का आप अधिकार रखते हैं। आप उस पर RTI लगा सकते हैं और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सरकार से जान सकते हैं। ठीक है, तो इसी को सूचना का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए इतना सारा आप समझ लिए। चलिए इतना ही जानना है दोस्तों, बाकी चीज़ें नहीं जानना है। ऐसे तो मूल अधिकार पढ़ने लगेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। मूल अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है पॉलिटी में, तो हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और जो NCERT बुक में जितना लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो उतना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, यही सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए NCERT बुक में ये किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्क्रीन को बड़ा करके पढ़ लीजिए। अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार RTI प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हमारी संसद द्वारा पारित कर एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनके विभिन्न गतिविधियों, नेतृत्व भी अलहदा और नीतिगत मामलों पर अक्सर उनकी राय अलग अलग होती है। अच्छा, ये यहीं तक था। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि सूचना का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये 2005 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब मिल गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2005 नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, क्योंकि सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था? 2005 में। चलिए, ये भी देख रहे हैं आप लोग किस तरह से एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चन उठाया हुआ है, और इसी चैप्टर को आज हम आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को लगाना है, उसका कितना आप जवाब दे पाते हैं आप खुद डिसाइड करिएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? अच्छा बताइए, लोकतंत्र आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं एक आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। ये सारा जो वर्ड है आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसको आसान बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये सारा वर्ड जो है वो आप लोग के जेहन में लगता होगा कि सर ये सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज़ को आसान बना दूंगा कि अभी आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे पाइएगा। देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा चुना गया सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें कौन चुनता है? जनता चुनती है सरकार को। ये राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में थोड़ा सा विभेद करके पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आएगा कि लोकतंत्र क्या है। राजतंत्र में राजा शासन करता था और लोकतंत्र में कौन करता है? जनता शासन करती है। किस तरह से जनता करती है? देखिए, एक तरफ पे राजा शासन कर रहा है, एक तरफ पे जनता शासन कर रही है, तो जनता के सरकार को ही लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग जैसे भारत आज है, भारत में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से वोट दे करके अपने सरकार को चुनते हैं, तो यही तो लोकतंत्र है। और एक गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र का मतलब हो गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी जिसको हम लोग चुन रहे हैं वो किसी एक परिवार से नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग परिवार से होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग गणतंत्र, जिस दिन हम लोग के देश में एक परिवार से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा तो उस दिन से हम लोग गणतंत्र उसको बोलेंगे। तो अभी भी हमारा देश जो है वो गणतंत्र ही है, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है हमारा देश, तभी तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को मालूम चल गया। तो देखिए, लोकतंत्र में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 लाख जनता रहती है भारत में, मान लीजिए कि 1 लाख जनता रहती है, तो 1 लाख जनता में अगर 1 लाख जनता में मान लीजिए कि कोई वोट दे रहा है, तो वहाँ पे ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण का मतलब कि कोई जाति या समुदाय है तो एक जाति के लोग एक तरफ ध्रुवीकृत हो गए, ध्रुवीकरण का मतलब हुआ इकट्ठा हो गए, और दूसरी तरफ दूसरी जाति के लोग इकट्ठा हो गए। तो जात पात पर अगर ये लोग वोट देने लगे दोस्तों, तो उसी को ध्रुवीकरण कहा जाता है। तो वो चीज़ जो है वो लोकतंत्र को चुनौती देगा, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसी ध्रुवीकरण को ये लोग खतरनाक कहा जाता है। कोई कहेगा कि हम बिहारी हैं, कोई कहता है कि महाराष्ट्र हम मराठियन हैं, कोई कहता है कि हम गुजराती हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि हम लोग का देश का तो बंटवारा हो जाएगा, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कोई कहेगा कि हम गुजराती हैं तो हमको गुजरात मेरा है, हम किसी को आने नहीं देंगे इधर। कोई कहेगा कि ये बिहार मेरा है, बिहार में हम किसी को आने नहीं देंगे। तो इसी को तो ध्रुवीकरण कहा जाता है। अगर ध्रुवीकरण होने लगा दोस्तों किसी आधार पर, राज्य के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या आर्थिक आधार पर या गरीबी के आधार पर या किसी भी प्रकार के आधार पर, कोई व्यवसायी है मान लीजिए, तो वो व्यवसायी बोलेगा कि हम लोग इकट्ठा होके एक तरफ चले जाएंगे। कोई वकील है तो बोलेगा कि हम लोग सारा वकील एक तरफ चले जाएंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो देखिए, अब क्वेश्चन आपका कितना आसान हो गया। अगर कहीं भी ध्रुवीकरण होता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जवाब इसमें पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? तो चुनौती मतलब वही खतरा है। ठीक है, तो वैचारिक ध्रुवीकरण, यहाँ पर भी देखिए ध्रुवीकरण है, तो यहाँ पर भी ध्रुवीकरण होगा, तो ये चुनौती होगा ही होगा। आर्थिक ध्रुवीकरण, ये भी ध्रुवीकरण हो रहा है तो ये भी होगा। क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, कोई क्षेत्र अपना ध्रुवीकृत हो रहा है तो वो भी खतरा है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस तरह से एनसीईआरटी का यही तो मतलब है दोस्तों। एनसीईआरटी जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और वो सारा तभी वो इसका जवाब दे पाएगा। तो आज मैं जिस चैप्टर से ये सारा चीज़ पूछा हुआ है उस चैप्टर का सारा मैं एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ा करके बताऊंगा, और उसको आप लोग पढ़िए दोस्तों। आप लोग
थोड़ा सा पढ़ के भागिए मत, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं निकलेगा जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूँ, वो सारा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भारत में दबाव समूह, यहाँ पर देखिए किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? हाँ, संस्कृतिवाद से, विचारधारा के प्रतिबद्धता से की कमी से, देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे क्लियर एकदम लिखा हुआ है दबाव समूह के बारे में। ये दबाव समूह और आंदोलन के लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दबाव समूह है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दबाव समूह के बारे में। तो ये दबाव समूह क्या है दोस्तों? जैसे देखिए आप लोग अभी भी ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ये कर रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन मैं इसको भी आसान बना देता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि लोकतंत्र में सरकार बनी हुई है, आप लोग जनता ने चुन करके सरकार को बनाया है, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि सरकार कोई ऐसा नीति बनाने जा रही है जो जनता के हित में नहीं है, उस नीति को जनता पसंद नहीं करती है। जैसे अभी देखिए फिलहाल में ही किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो हुआ था ना, तो वैसे ही मान लीजिए कि कोई सरकार का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह से सरकार का विरोध करेंगे? ये लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में आप विरोध इसी स्तर पर कर सकते हैं कि आप एक दबाव समूह बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दबाव समूह के बारे में समझाया गया है कि एक आदमी चापाकल चला रहा है, वहाँ पर 4 महिलाएं खड़ी हुई है। अगर ये पानी अकेला भर रहा है, ठीक है, ये पानी क्या कर रहा है? अकेले भर रहा है। ये आदमी देख रहे हैं कि पानी अकेले भर रहा है। अगर ये चारों महिलाएं यहाँ पर उठ करके कहेंगी कि अब तुम पानी मत भरो, अब हम लोगों को भरने दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये अकेला आदमी पर दबाव प्रेशर पड़ेगा और ये आदमी यहाँ से छूट जाएगा और ये महिलाएं पानी भरने लगेंगी। इसका कहने का मतलब है कि यही है दबाव समूह। तो लोकतंत्र में एक दबाव समूह होता है। जैसे मान लीजिए कि वकील लोग हैं, वकील लोगों के लिए कोई नियम बना, तो वकील लोग सारा संगठित हो गए और वहाँ पर सरकार के लिए वहाँ पर हड़तालें सारा बोलेंगे कि हम यहाँ पर कोर्ट का बाइकाट करेंगे, हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, बंदी आंदोलन चलाएंगे, हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल ये सब करने से क्या होता है? सरकार पे दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ेगा तो सरकार को झुकना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए ऐसे दबाव समूह और आंदोलन के जरिए लोग सरकार से अपनी मांगे रखवाते हैं। तो यही लोकतंत्र की खासियत है। तो इससे ये अच्छा चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि सरकार हमेशा तो सही नहीं रहेगा। कुछ सरकारें जो होती हैं तो हमेशा सही नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो वो गलत कामें करेंगी, पब्लिक के अनअफेयर में काम करेंगी। तो वैसे स्थिति में ये आंदोलन है, दबाव समूह है जो सरकार को झुकाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। हाँ, तो देखिए ये दबाव समूह जो है वो पीड़ित है संस्कृतिवाद से, ये भी सही बात है। विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, ये भी सही बात है। देश की राजनीतिक में स्वायत्ता की भूमिका की कमी से, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है, बताइए। लोकतंत्र में पहले राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र आ गया, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या हम लोगों को मिल गया दोस्तों? क्या ऐसा हुआ जो लोकतंत्र में आम जनता को फ़ायदा हो रहा है, वही चीज़ को बताना है। लोकतंत्र में उपलब्धि क्या क्या है? देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की उपलब्धि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका विश्लेषण देख लीजिए। यहाँ पे लोकतंत्र में क्या क्या होता है। पहली बार हम लोगों का अपना देश लोकतांत्रिक है, तो अपना देश में देख लीजिए कि क्या क्या होता है। इस तरह से देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पे पहला चीज़ है कि यहाँ पे निर्वाचित सरकार होता है, ये सही बात है,
कि हम लोग सरकार को चुनते हैं, निर्वाचित सरकार है, ये लोकतंत्र की उपलब्धि है। पहले राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, राजा क्या चुना जाता था क्या? नहीं। तो ये हो गया। लोक कल्याण के लिए कार्य होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि जो भी लोग सरकार को चुनते हैं, हम लोग किसी आदमी को चुनते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ देख करके ही हम लोग उसको वोट देते हैं और उसको चुनते हैं कि ये इसको चुनेंगे तो ये काम करेगा। तो लोक कल्याण के लिए कार्य होता है कि नहीं होता है? बताइए। सही बात है। जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है जिसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है, ये भी बात सही है। जनता सरकार को चुनती है, लोकतंत्र में यही खासियत है। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। आप लोग देखे होंगे कि अब तो पंचायत में भी पंचायती राज चल रहा है, यहाँ पर भी मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, चुनाव करके ही सारा पंचायत का काम होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो गांव के लोग लेते हैं खुद से, वहाँ पर ग्राम पंचायत में। तो जो अभी मान ले गांव में किसी गली नली को बनाना है तो वहाँ पे कौन निर्णय लेता है? मुखिया लेता है। हाँ, और कौन उसमें सहमति देता है? तो गांव की जनता देती है। यानी कि जो भी काम हो रहा है गांव के जनता के हिसाब से हो रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की खासियत है। सर्वोच्च शक्ति प्रदेश की जनता में निहित होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की खासियत है दोस्तों। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन का आंसर लगाइए, आप लोगों को कितना आसान हो जाएगा। निर्वाचित सरकार होती है क्या लोकतंत्र में? एकदम होती है। लोक कल्याण के लिए काम होता है क्या? एकदम होता है। लोकतांत्रिक सरकार होती है क्या? हाँ, चुना हुआ सरकार होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है? अच्छा देखिए, लोकतांत्रिक सरकार भी होती है तो उसमें 2-3 तरह की सरकारें होती हैं। हाँ, पहला होता है कि संसदीय लोकतंत्र, जिसमें संसद की मतलब सारा सर्वोपरि संसद होती है। और दूसरा होता है जैसे ब्रिटेन में आपको संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का भारत में संसदीय लोकतंत्र है दोस्तों, मतलब कि संसद के यहाँ पे सर्वोच्च माना गया है। हाँ, जो भी अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, अगर सुप्रीम कोर्ट के नियम को भी बदलना है तो कौन बदल सकता है? वो कौन बदलेगा दोस्तों? वो संसद बदलेगी, संसद में नियम बनाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च होता है संविधान के हिसाब से, लेकिन अगर राष्ट्रपति के बारे में भी अगर कुछ नियम कानून बनाने हैं तो कौन बनाता है? वो सांसद ही बनाता है। तो इसलिए संसदीय लोकतंत्र कहा जाएगा हम लोग का देश में। ये हम लोग का देश संसदीय लोकतंत्र है यहाँ पे। और अमेरिका में क्या होता है? वहाँ पे कैबिनेट जो होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग का वैसा नहीं है। ठीक है तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर P36 में क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता नहीं है, मतलब जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें उसकी विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। शक्ति का पृथकीकरण, शक्ति का तो पृथकीकरण है संसदीय लोकतंत्र में, क्योंकि देखिए यहाँ पे शक्ति का जो बंटवारा है वो किया गया है, तो ये आपको नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पे हम लोग का देश में संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तो यहाँ पे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र की तो यही बात खासियत है कि यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। हाँ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र की क्या क्या और विशेषता होती है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है संसदीय लोकतंत्र, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ये बात सही है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है, ये भी बात सही है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ये भी बात सही है। स्वतंत्र चुनाव का प्रधान होता है, ये भी बात सही है। शक्ति का पृथकीकरण, शक्ति का बंटवारा होता है, सारी शक्ति किसी एक के पास नहीं होता है जैसा कि राजा के पास होता था, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दोस्तों पढ़िएगा, आप लोग का ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें सारा एक एक चीज़ इसी तरह से समझा के पढ़ाएंगे कि आप कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। भारत के संविधान के आंतरिक अध्यक्ष कौन थे बताइए? जब संविधान सभा की, ये तो आप लोगों को क्वेश्चन मालूम होगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, तो उस दिन आंतरिक
आंतरिक पहले कहिए या उसको अस्थाई कहिए, तो वो अस्थाई अध्यक्ष या आंतरिक अध्यक्ष किसको सबसे पहले बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि सरकार का भी फॉर्मेशन हुआ था जिसको आंतरिक सरकार कहा जाता था, तो उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तो उसी तरह से इनको भी आंतरिक ही कहा जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को आंतरिक कहिए या अस्थाई कहिए, ठीक है। बाद में ये 9 अगस्त को इनको बनाया गया था और 11 अगस्त को 2 दिन बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को गवर्नमेंट ये चुन लिया गया, अस्थाई अध्यक्ष को चुन लिया गया। तो इसके बारे में सारा चीज़ चलिए हम लोग जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में। हाँ, तो पहला चीज़ है कि संविधान सभा का गठन पूछ देता है कि किसके योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो 1946 में ही भारत आया था और ये उधर से इंग्लैंड से प्रस्ताव लेकर के आया था कि अब भारत में हम लोग क्या करेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन कीजिए और आप अपने लिए संविधान बनाइए और देश को आज़ाद करवा लीजिए, ठीक है। इसका यही मकसद था, किसका? कैबिनेट मिशन का। ये कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, 3 सदस्य। वो कैबिनेट मिशन का मतलब होता है कि जो इटली का सरकार बना था ब्रिटेन में, देखिए चर्चिल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन प्रधानमंत्री था? तो विंस्टन चर्चिल था। तो विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर 1946 में फिर चुनाव हुआ, तो विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गया और उसके जगह पर लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री का क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली का देन है कि आज भारत आज़ाद हुआ दोस्तों। अगर फिर से ये चर्चिल चुनाव जीत गया होता तो कहा जाता है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ होता 1947 में। हो सकता है कि 1950 में होता, 55 में होता, 60 में होता, ठीक है। अगर चर्चिल रहता तो भारत को आज़ाद होने नहीं देता। तो लेबर पार्टी की जब ब्रिटेन में सरकार बनी, हाँ, तो उसने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भेजा। 3 कैबिनेट मंत्री आए थे भारत में, ठीक है। वही 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर प्रस्ताव लाए थे और उसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो 9 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। वो दिल्ली में 9 अगस्त को सच्चिदानंद सिन्हा को आंतरिक अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहली बैठक के आंतरिक अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुआ था दिल्ली में ही हुआ था, वो 11 अगस्त को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा आप लोग, ये डेट भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो चलिए ये आपने इतना फैक्ट जान लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में इतना सारा चीज़ देख लिया दोस्तों। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। ये कौन सा चैप्टर है दोस्तों? एनसीईआरटी बुक का जन संघर्ष और आंदोलन है, जन संघर्ष और आंदोलन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखिए, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन कब, इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कब बताऊंगा? जब आप लोगों को चैप्टर ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर का हम लोग रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद फिर इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग पहले चैप्टर को रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, यही एनसीईआरटी का बुक है और बुक का ये जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, इसको यहाँ पर हम लोग बुक को रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये तो परिचय है, परिचय में रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेपाल और बोलीविया से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ था। वो क्वेश्चन मैं टाइप नहीं किया हूँ, जो बोलीविया से जो जल संघर्ष हुआ था बोलीविया में, वो क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को पूरा रीडिंग कीजिए, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ नेपाल और बोलीविया के बारे में चर्चा किया गया है कि किस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र हुआ था और लोकतंत्र में जन संघर्ष हुआ था। जन संघर्ष का मतलब कि आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन ये लोग जीत गए थे, ठीक है। जीतने के बाद ये इनकी जो मांगे थी उसको पूरा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन किस तरह से आंदोलन होता है। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है। तीसरी लहर का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे हम लोगों का जो देश था 1947 में, ये दूसरी लहर में आज़ाद हुआ था, ठीक है। और दूसरी लहर में आज़ाद हुआ तो उसी तरह से ये तीसरी लहर जो चली थी उसमें नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ। नहीं तो यहाँ पे राजा का शासन चलते आ रहा था दोस्तों।
ठीक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। अब बताइए, लोकतंत्र यहाँ पर हम लोग का जो लोकतंत्र है कब, 1950 में ही हम लोग का देश में हो गया था, लोकतंत्र बहाल हो गया था। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय से लोकतंत्र हम लोग का देश में लागू हो गया था। ठीक है, और नेपाल में कब लागू हुआ दोस्तों, तो 1990 के दशक में यहाँ पर लागू हुआ। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, नेपाल में लोकतंत्र 1990 में के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान होता था। कौन प्रधान होता था, तो राजा वहाँ का प्रधान होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ पर चुनाव होता था, लेकिन शासन कौन करता था, तो राजा ही करता था। अत्यांतिक राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया। उस समय राजा कौन था, वीरेंद्र। इसने स्वीकार किया कि अब लोकतंत्र बहाल किया जाएगा। कब, 2006 में। हाँ, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। शाही जो परिवार था, जो राजा का परिवार था, उसका सारा परिवार को कत्लेआम कर दिया गया, मतलब हत्या कर दिया गया। तो नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की लोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। संसद की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया। सारी पार्टियां मिल गई दोस्तों, और सारी पार्टियां मिल करके 7 पार्टी अलायंस बनाया। ठीक है, इसको बोला जाता है सप्तदलीय गठबंधन। सब लोगों ने मिल गया राजा के विरुद्ध और यहाँ पे गठबंधन बना लिया। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के, यहाँ पर देखिए, अब नेपाल की राजधानी भी याद रख लीजिए कहाँ पर है, काठमांडू में। ठीक है, पूछ सकता है। 4 दिन के बाद बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतिकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी बागी, अच्छा यहाँ पर माओवादी भी आ रहा है, माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ ले लिए। माओवादी लोग क्या होते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम है? इसका उत्पत्ति चीन में होता है। माओवादी लोग नेपाल में भी मौजूद हैं, लेकिन इसका उत्पत्ति जो है वो चीन के एक नेता थे, माओ, उनका नाम था माओ। उनके विचारधारा से लोग प्रभावित थे और उनके विचारधारा के जो फॉलोअर थे उसको माओवादी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए माओवादी के बारे में थोड़ा सा। माओवादी क्या होता है, तो चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। आप लोग इस टर्म को देखते हो कि ये माओवादी है। हाँ, और एक आप लोग ये भी सुने हो कि नक्सलवादी। तो नक्सलवादी का जन्मदाता जो है वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है नक्सल ग्राम। उस गांव का नाम है नक्सल गांव। तो उसी गांव से क्रांतिकारी की एक भावना उठी थी। हाँ, और उसी को नक्सलवादी कहा जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी इसको नहीं बोल सकते हम लोग। कहने का मतलब है कि वहाँ से, जैसे नक्सलवादी का मतलब है कि ये लोग हथियार के दम पे दोस्तों सरकार को अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। जैसे लोकतंत्र में हम लोग लोकतंत्र में क्या करते हैं कि हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। लेकिन इन लोग का नक्सलवादी और माओवादी का विचार है कि ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, हथियार के दम पे हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो यही अंतर है आंदोलनकारी में और नक्सलवादी में। तो नक्सलवादी को अभी बहुत सारे सरकारें आई जिसको प्रतिबंध करने के लिए अपने जोरों शोर से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो माओवादी जो हैं वो चीन के माओ के विचार से प्रेरित हुए। और जो नक्सलवादी हैं, तो नक्सलवाड़ी गांव जो दार्जिलिंग में पड़ता है आपको, पश्चिम बंगाल के, वहाँ से इसका उत्पत्ति होता है। ठीक है दोस्तों, तो माओवादी को बोलेगा कि माओवादी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नेपाल और चाइना में। ठीक है, और भारत में उसी तरह से नक्सलवादी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं।
तोड़कर सड़कों पर उतर गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। आंदोलन हो रहा था कहाँ पर, नेपाल में, और 1 लाख लोग प्रतिदिन आंदोलन कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। सुरक्षा बल जो वहाँ थे निष्क्रिय हो गए थे। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई। बताइए, 21 अप्रैल का दिन ये आंदोलनकारी 1 लाख से 3 से 5 लाख तक पहुंच गए। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, राजा को इन लोगों ने चेतावनी दे दिया और राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायतें देने की घोषणा की। राजा बोल रहे कि नहीं, कुछ मांगे आपकी स्वीकार की जाएगी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करने दिया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि सांसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। ये देखिए, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2006 का अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। और इसी दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए का मतलब क्या हुआ था, वो 7 पार्टी अलायंस, जो 7 पार्टी अलायंस करके गठबंधन बनाया था, ने राजा गिरजा प्रसाद कोइराला, ये भी नाम याद रखिए, गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुन लिया। किसको चुना प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री चुना गया था अंतरिम जवाहरलाल नेहरू जी को, उसी तरह यहाँ पे गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्ति वापस ले ली गई। राजा की शक्ति को इन लोगों ने वापस ले लिया। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों में एसपीए और माओवादी ये दोनों मिल गए दोस्तों, दोनों मिल गए और दोनों में सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल में राजतंत्र को कब खत्म कर दिया गया, तो 2008 में। ठीक है, नेपाल संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया। कब से, 2008 से लोकतांत्रिक गणराज। देखिए यहाँ पर अभी मैं बोल रहा था कि लोकतांत्रिक भी बन गया और गणराज्य भी बन गया। ठीक है, 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, चलिए इतना सारा कुछ जान लीजिए। अब यहाँ पर एक घटना हुआ था, बोलीविया जल संकट, जल युद्ध। बोलीविया में देखिए ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों। बोलीविया की सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जल, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत में भी रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हाँ, बहुत सारे एजेंसियों को प्राइवेट कर दिया गया। उसी तरह बोलीविया की सरकार एक बार क्या हुआ था, आप लोग चलिए बुक से ही हम लोग पढ़ लेते हैं। नेपाल तथा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना तथा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म हो जाती है। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण, देखिए यहाँ पे निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, वो प्राइवेट कर दिया गया, के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया था। हुआ यह था कि बोलीविया आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वो लोन मांगने के लिए विश्व बैंक के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने के लिए बोलीविया की सरकार गई। तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने उसको कहा कि जो आपके देश में पानी की देखिए बहुत किल्लत है और पानी की मांग बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप पानी को प्राइवेट कर देते हैं तो आपको बहुत सारा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत सारा आमदनी होगा। हाँ, तो इस तरह से आप पानी को प्राइवेट कर दीजिए और तब हम आपको लोन यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। तो उसी में वहाँ की सरकार ने पानी को प्राइवेट कर दिया। हाँ, अब सोचिए जो प्राइवेट होता है तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग तो खुद समझदार हैं। लोकतंत्र की जीवंतता में जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता। बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। अगर यह पूछ सकता है कि बोलीविया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो ये बोलीविया लैटिन अमेरिका जिसको बोला था, लातिनी अमेरिका यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर होता है लैटिन अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो है उसका एक देश है बोलीविया। ठीक है, तो उसी देश में ये घटना हुआ था। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। ठीक है, सरकार ने कुछ बाबा, ये देखिए बोलीविया की राजधानी है कोच बाबा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। बताइए, वो प्राइवेट होगा तो पानी की कीमत तो बढ़ेगी,
4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों को पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा। बताइए, पानी का जो बिल था प्रति माह 1000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि लोगों की औसत आमदनी जो थी वो 5000 रुपये ही थी। 5000 में उसको 1000 रुपया पानी ही देना पड़ता था। ठीक है, ये तुरंत इसका जन संघर्ष भड़क उठा। 2000 ईस्वी की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकारकर्ताओं तथा सामाजिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकर ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों तक कामयाब आम हड़ताल की। ठीक है, हड़ताल वहाँ पे स्टार्ट हो गया। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बेबर्तापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन सत्ता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारों के शहर छोड़कर भागना पड़ा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी जिसने खरीदा था, वो वहाँ से भाग निकली। दोस्तों, सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर करारा रद्द कर दिया। देखिए, यहाँ पर बोलीविया की जनता जो है वो युद्ध जीत गई। हाँ, वहाँ पे आंदोलन से उसका जीत हो गया और इसी को बोलीविया का जल संकट कहा जाता है या जल युद्ध। ठीक है, जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अभी आप लोग क्वेश्चन में एक आया हुआ था, इधर तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसी संघर्ष के बारे में बताया गया। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए। देखिए, सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बताई। सोचिए, कर्नाटक हम लोग का भारत में है दोस्तों, भारत का एक राज्य है कर्नाटक। 1984 में कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। हाँ, इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए इसको लीज पर मुफ्त में दे दिया। ठीक है, 40 साल के लिए 30,000 हेक्टेयर जमीन। सोचिए, इनमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। वो जो जमीन सरकार दी थी, तो उसको यहाँ पे आम जो ग्रामीण जनता थी वहाँ पे पशु चराया करते थे। ठीक है, पशु का चारागाह के रूप में काम करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना शुरू किया। यूकेलिप्टस का पेड़ आप लोग जानते हैं ना। इस यूकेलिप्टस के पेड़ का इस्तेमाल किस में किया जाता था? कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए। और वो सारा जो कंपनी थी पल्प वुड लिमिटेड, उस सारा ज़मीन पे यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया। तो जब पेड़ लगाया तो चारागाह तो ख़त्म हो गया दोस्तों, मवेशियों का चारा ख़त्म हो गया। सन 1987 में कितिको हिचिको, ये देखिए यहाँ पे एक टर्म है कितिको हिचिको। हाँ, भारत तोड़ो और रोपो, पेड़ को तोड़ दो और दूसरा चीज़ रोप दो, उसी को वहाँ के कर्नाटक की भाषा में कितिको हिचिको कहा जाता है। हाँ, तो इसने सरकार ने क्या किया, जनता ने क्या किया कि कितिको हिचको आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितिको हिचको आंदोलन कहाँ चलाया गया था। ठीक है, और वहाँ पे सारा पेड़ को तोड़ दिया गया और वहाँ पे फिर से चारागाह को बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो इसी को आंदोलन में वहाँ पर भी जनता ने इस आंदोलन में अपना जीत हासिल किया था। तो इसी तरह ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि लामबंदी और संगठन, यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा था कि पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। जो आप लोगों ने देखा कि पानी का जो निजीकरण हुआ था बोलीविया में, तो वहाँ पे किसी राजनीतिक दल ने उसका अगुवाई नहीं किया, बल्कि इस आंदोलन का नेतृत्व फेडकोर, यहाँ पर देख लीजिए अभी आ गया ना क्वेश्चन फेडकोर। यही क्वेश्चन पूछा था कि फेडकोर क्या था। ठीक है, तो फेडकोर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। और ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये दबाव समूह था, इसी को दबाव समूह कहा जाएगा। ठीक है, संगठन नामक ने किया। इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ के, कोच बाबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। ठीक है, इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हुई। ये देख रहे हैं किस तरह से ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, मैंने ये सारा चीज़ पढ़ा है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस जन संघर्ष और आंदोलन से जो क्वेश्चन बन रहा है, देखिए दोस्तों बारिश हो रहा है और अच्छा मौसम है आप लोगों की तैयारी के लिए, मस्ती से पढ़िए और सफल होइए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ, ये बताइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था तो नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ, तो ये 2008 में राजतंत्र वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और वहाँ पे कैसा सरकार बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, 2008 के बाद। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए 7 पार्टी अलायंस बनाया गया था, 7 पार्टियों का एक महागठबंधन बनाया गया था, वो किस देश में हुआ था, तो नेपाल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 2006 में नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, बताइए। अंतरिम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि नेपाल कब लोकतांत्रिक देश बना, बताइए। 2006 में नेपाल लोकतांत्रिक देश बन गया था। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। संघीय कैसा देश है, तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माओवादी विचारधारा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, माओवादी लोग कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसको, तो माओ नेता कहाँ के थे, चीन के, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओवादी समूह किस देश में सक्रिय है, तो नेपाल में और चीन में, ये दोनों देश में माओवादी संगठन सक्रिय है। बोलीविया किस महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में। इसकी राजधानी कोचबाबा था। कहाँ राजधानी था दोस्तों इसका राजधानी था कोचबाबा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जल युद्ध किस देश में हुआ था, तो ये बोलीविया में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलीविया में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितिको हिचिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था और कब चलाया गया था, तो कर्नाटक में चलाया गया था 1987 में। ठीक है, कर्नाटक सरकार द्वारा पल्प वुड लिमिटेड कंपनी किस मकसद से स्थापित किया गया था, तो वृक्षारोपण, ये यूकेलिप्टस का पेड़ लगा रहे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओवादी संगठन का मकसद क्या होता है, माओवादी संगठन किस मकसद से बनाया जाता है, तो ये सरकार के नीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं ये लोग, ये बात सही है। आम जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन इनका एक कमी है कि ये हथियार के दम पर सरकार का विरोध करते हैं, ये शांतिपूर्वक सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंदु विद्या को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है आप लोगों को, तो उस वीडियो में भी आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों।